नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक अधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के लिए भी आवश्यक आधार है। हालांकि पिछले दशकों में प्रगति हुई है। अधिक लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है। अब कम लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। अधिक महिलाएं राजनीति में हिस्सा ले रही हैं और अब लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए कई कानूनी प्रावधानों में भी सुधार किए जा रहे हैं। इन लाभों के बावजूद भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो अब भी आगे खड़ी हैं। भेदभावपूर्ण कानून और सामाजिक मानदंड प्रभावित हैं। यूं तो महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व के सभी स्तरों पर हिस्सेदारी दी जाती है, लेकिन फिर भी शिक्षित होने के बावजूद भी महिलाओं को असमानता, शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। हम सबको पता है कि संविधान द्वारा दिए गए महिलाओं के लिए विशेष कानून हैं, पर ये कानून कौन से हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मददगार हैं? आइए चर्चा करते हैं। हमारे आज के विशेष विषय वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के बारे में हमारे आज के खास मेहमान एडवोकेट हाई कोर्ट श्रेयस जैन जी के साथ। श्रेयस जैन जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेयस जी, जहां हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 14 के बारे में जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 जो आयु और लिंग के आधार पर भेदभाव ना करने की बात करता है, और अनुच्छेद 16 जो सार्वजनिक रोजगार में समानता लाने की बात करता है, ये सब और अन्य लेख जो महिलाओं के लिए एक समानता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों के आधार हैं। इससे पहले कि हम महिलाओं को सशक्त करने के विशेष कानूनी प्रावधानों के बारे में बात करें, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकेंगे कि इन निर्देशों के अलावा भी क्या हमारे संविधान में कोई ऐसे विशेष प्रावधान है महिला को सशक्त करने के लिए? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि चाहे आर्टिकल 14 कहें, उसको 15 कहें, 16 कहें जी, ये सारे स्टार्ट होते हैं और हमारा जो देश का संविधान है ये कहता है कि हमें किसी भी जाति, प्रजाति, लिंग के बीच में डिफरेंसेस नहीं रखने हैं। हमारे लिए, कानून के लिए सब एक बराबर हैं जी। ये तो सामाजिक वर्ग है जिसने कुछ भेदभाव क्रिएट कर दिए हैं जी, तो उसको हटाते हुए उसमें जो भी दिक्कतें हैं, जो भी, क्योंकि लॉ एक टूल है जी, जो सोसाइटी के अंदर में, समाज में जो एक अराजनीति फैल जाती है, कोई भी गलत चीज होती है तो उसको सुधार करने के लिए, क्योंकि लॉ हमारा कभी नहीं कहता कि आप भेदभाव करें। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी अगर कोई रीसेंट चेंजेस आते हैं, सोसाइटी की नीड आती है, समाज में नीड आती है जी, तो हमारा लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें उसको तुरंत अडेप्ट करके सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ अ वर्डिक्ट, प्रोनाउंसमेंट उसको ओवरकम कर देती है। जैसे कि आपने हाल ही में जाना होगा, और इस पे तो अब एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, द फाइटर पायलट वुमेन जी। तो हम सब जानते हैं पे कमीशन, देयर इज नो डाउट दैट फिजिकली मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, बट इसी को लेके जो डिफरेंसेस हो रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाए कि वुमेन्स कैन ऑल्सो गो टू फील्ड इन आर्मीज, पे स्केल, वो सब इक्वेट किया गया जी। तो जब हम आर्टिकल 14, 15, 16 पे आते हैं, ये कहता है कोई भेद नहीं रखना है किसी के बीच में। इसके बाद में जो एम्पावरमेंट आप देखेंगे वो सेक्शन आर्टिकल 243 के थ्रू आता है जी, जहां आप देखेंगे कि रिजर्वेशंस दिया जाता है म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस में वुमेन के लिए जी। 1/3 जो है वो रिजर्व किया गया है औरतों को सशक्त करने के लिए, ताकि वो इलेक्शन में जो है वो भागीदारी दे सके। तो आप श्रेष्ठ जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो आर्टिकल 243 है वो ना ही समानता सुनिश्चित करता है महिलाओं के लिए, बल्कि उन्हें एक कदम आगे बढ़ाता है। बिल्कुल।
जो रिजर्वेशन का जो राइट उनके लिए रिजर्व किया गया है वो उन्हें एक कदम आगे बढ़ने में मदद करता है, बिल्कुल, जिससे वो अपने समाज को रिप्रेजेंट कर पाए, खुद को आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल। आप देखिए, जब तक कोई चीज का रिजर्वेशन नहीं होगा, अगर किसी वर्ग को दबाया गया है या कोई एक अगर सॉफ्ट कॉर्नर्ड वर्ग है या हल्का भी कहीं अगर लग रहा है कि मेल इज ऑलवेज अ डोमिनेंट पोजीशन, तो आपको इक्वेट करने के लिए एक रिजर्वेशन इज समथिंग विच इज मोर देन इक्वेटिंग। जी, मतलब कि रिजर्वेशन जब हमने दे दिया तो हम उनको ना ही सामान्यता बल्कि सामान्य से ऊपर का दर्जा दिया है। जी जी जी, ये मानते हुए कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट ये उनको प्रोत्साहित करेगा और ये मेल वर्ग को प्रोत्साहित करेगा कि विमेन को आगे लाया जाए, जो कि हम देख पा रहे हैं। जी सुरेश जी, अगर हम बात करें इन लेखों की, इन निर्देशों की, जिनके जरिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें दे रहा है, तो और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनसे इन लेखों को आगे बढ़ाया जा सकता है? ऐसे कोई अधिनियम है जिनसे इन निर्देशों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो एक मेन लॉ गवर्निंग स्ट्रक्चर है, जहां से सब कुछ गवर्न होता है, जो से पावर्स डिवॉल्व होती हैं। उसके बाद में स्पेसिफिक प्रोविजंस आ जाते हैं उनको कवर अप करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लॉज, स्पेसिफिक लॉज। तो संविधान ने तो पावर दे रखा है, संविधान इज वेरी मच क्लियर, वो नहीं कहता कि कोई भेदभाव रहना है। जी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। 1997 के अंदर में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर टॉपिक उठा था। जी, वहां से पहले जो है ऐसा नहीं, उससे पहले नहीं था या उससे पहले लॉ नहीं था गवर्न करने के लिए, उससे पहले आईपीसी में वो सारी चीजें कवर होती थी। जी, सारी धाराएं जो थी वो आईपीसी में थी। आज भी हैं वो धाराएं। जी, अगर आज भी मान लीजिए अगर कोई थेफ्ट होता है, चेन स्नैचिंग है, बहुत कॉमन आज की डेट में प्रॉब्लम है। जी, लेडीज आज की डेट में जो गोल्ड उनका एक फेवरेट ऑर्नामेंट है वो नहीं पहन पा रहे हैं, स्नैचर्स हैं। जी, वो स्नैचिंग सिर्फ एक ऑर्नामेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो चोट भी पहुंचाती है। जी, तो थेफ्ट का सेक्शन आज भी आईपीसी में पहले भी था। जी, बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन उसको जो विमेन के एम्पावर्ड करते हुए कि एक स्पेशल उसको एनकरेज देते हुए, एक स्पेशल स्ट्रक्चर देते हुए स्पेशल गाइडलाइंस आई, स्पेशल सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बना उसके उन्हीं गाइडलाइंस के बेस्ड पे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी विशाखा जजमेंट में। जी, ये विशाखा एक स्पेशल केस था। इसके बाद में वही गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करते हुए स्पेशल इस पे एक्ट बना। जी, तो ये सारी गाइडलाइंस हैं जो कि इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म आल्सो, जी, एंड टू प्रमोट द वुमेन्स इन द सोसाइटी, कि वो आए, वो किसी भी तरीके से अपने आप को किसी भी वर्ग से कंपेयर करते हुए पीछे ना रह जाएं। जी, श्रेष्ठ जी, जहां आपने बात करी विशाखा गाइडलाइंस की, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये विशाखा गाइडलाइंस हैं क्या, और क्या इन्हें कॉर्पोरेट्स में फॉलो किया जा रहा है, कि जहां औरतें, महिलाएं जाती हैं काम करने के लिए किसी कॉर्पोरेट में, किसी ऑफिस में, ये गाइडलाइंस जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है? किस तरीके की गाइडलाइंस हैं ये? मेजरली जजमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो इट गोज इनटू नंबर ऑफ पेजेस, वो तो काफी ज्यादा। अगर लेकिन ब्रीफली हम कहें तो बेसिकली इसमें सेक्सुअल रिमार्क्स, सेक्सुअल पोर्नोग्राफी मार्क्स, इस तरीके से कुछ 4 चीजें उसमें बताई गई हैं। जी, कोई भी ऐसा जेस्चर है, बोल के, कोई भी जेस्चर है, टच करके जी, है, जी, तो कोई टचिंग है, फिजिकली टच हो रहा है, तो दीज आर ऑल अब्यूजिव। तो ये आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के अंदर में पहले आता था। जी, अब ये वही चीज जो है पैरेलली इसके अंदर भी कवर होता है, गाइडलाइंस के अंदर, एक्ट के अंदर। जी, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी जो है उसमें आता था, पर अब इसके लिए विशेष प्रावधान बना दिए गए हैं वुमेन हरासमेंट के लिए अपने वर्क प्लेस में, जहां वो काम करने जाती हैं महिलाएं। एवरी वर्क प्लेस वेयर 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, एक कमेटी फॉर्म होएगी। वो कमेटी इंटरनली इसको मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करेगी, कोई भी लेडी उसमें कंप्लेंट कर सकती है। सो इट हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर टू फॉर्मुलेट, वुमेन्स आर देयर इन द कमेटी टू सी व्हाट इज हैपनिंग। आपका बिल्कुल ही एक गाइडलाइन है कि इस तरीके से कोई ऑफेंसिव और ऑफेंस ना करे, उसके लिए एक जागरूकता के लिए एक बोर्ड लगाना हर प्रेमाइस में एक इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीजें गाइडलाइंस हैं काफी ज्यादा,
बट एक मेजर इस तरीके से फॉर्मुलेट हुई हैं जी कि बोथ वर्गों को पता रहे, एक को सुरक्षित वो फे में, एक को कि इस तरीके से नहीं करना। राइट तो ये महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए है कि वो आगे बढ़े, अपने घर से बाहर जाएं, और अगर वो घर से बाहर जाकर काम कर रही हैं तो भी वो सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे पास में गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जिनकी कारण उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है। गाइडलाइंस है, लॉ है जी, समाज में पुलिस है, न्याय का मंदिर, कोर्ट जिसे न्याय मंदिर कहा जाता है। अगर कोई ऑफेंस, कोई चीज होती है तो बिना न्याय के मंदिर में जाए तो नहीं रिलीफ मिलेगा, मैं कहूंगा। लेकिन आपके कानून आपके साथ में है। देश में अराजकता और इस तरीके की चीजें जो हैं कानून में कहीं पे भी मेंटेनेबल नहीं है। श्रेष्ठ जी, आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं? कितनी इम्प्लीमेंटेशन है ये गाइडलाइंस की? नहीं, गाइडलाइंस फॉलो पूरा होती हैं जी। इसके अंदर में ऑल्दो एक ये चीज आ जाती है इसकी मॉनिटरिंग पे। आप इसका मॉनिटरिंग कितना हो रहा है, दैट कुड बी एन इशू, बट गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइंस मेरे को लगता है एक अपने आप में एक इनफ एक्शन है टू गिव अ थ्रेट परसेप्शन दैट नो वन शुड डू। श्रेष्ठ जी, जहां आपने बात करी विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, उस परिस्थिति में महिलाएं क्या कर सकती हैं जहां पर ये गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो नहीं किया गया है? क्या प्रावधान है महिलाओं के पास में आगे बढ़ने के लिए और कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए? कंप्लेंट मैकेनिज्म रहता है एवरी कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं इनका एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू, या जो इनका पॉलिसीज में आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे इनको मिला होगा, हर जगह पे एक कमेटी होती है नोन एज दिस सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, या जिस भी तरीके से इसको टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया हो। अगर आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, सेक्सुअल कमेंट्स पास ऑन हो रहे हैं, टचनेस हो रही है, कुछ जो भी आप इसको अगर वर्ड को लेंगे कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपके साथ विमेन के साथ में एक प्रॉब्लम हो रही है, मेल वर्ग अगर आपको डोमिनेट कर रहा है, सेक्सुअली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एडवांटेज लेना चाह रहा है, तो उसके लिए कंप्लेंट मैकेनिज्म है वहां पे। कंप्लेंट मैकेनिज्म फॉलोड विद लॉज। वो कंप्लेंट मैकेनिज्म किसी भी जने का एक कंप्लेंट करने का मैकेनिज्म का राइट नहीं छीन लेता है। जी बिल्कुल। पुलिस अधिकारी और कोर्ट हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। जी, एफआईआर जो है वो रजिस्टर तब भी कराई जा सकती है। रजिस्टर तब भी कराई जा सकती है। कौन सा एक्ट है जो महिलाएं फॉलो कर सकती हैं जिसके तहत एक कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कराई जा सकती है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क में? सेक्शन 354 आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। जी। और जो भी जैसे भी जिस भी तरीके के ऑफेंस उनके साथ हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी में वो वहां पे हैं। उसके अगेंस्ट आजकल महिला सेल्स भी बने हुए हैं जी, नॉर्मल पुलिस स्टेशन भी हैं, और वहां पे हमेशा ही कंप्लेंट मैकेनिज्म एक्टिव है जी। इन केस अगर आपको लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, तो हमारे हर कोर्ट्स के अंदर में एक फ्री लीगल एड सर्विस का मैकेनिज्म है जी। बिल्कुल, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिवॉल्व होता है जी। जी, वुमेन सेल में जो है वो जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं बिल्कुल, और वहां पर ऑफिसर्स को इंटीमेट कर सकती हैं बिल्कुल, और वो लीगल एड की सर्विस भी ले सकती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं हो रही है उनकी कंप्लेंट रजिस्टर, तो वो वहां पे भी अप्रोच कर सकते हैं। श्रेष्ठ जी, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 क्या है? आप हमारे दर्शकों को प्लीज इसके बारे में बताएं। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो ये कहता है कि मेल फीमेल में किसी पोस्ट पे अगर आप हैं तो आपके बीच में रेम्यूनरेशन यानी वेतन को लेके भेदभाव नहीं किया जा सकता जी जी। अगर मान लीजिए आप ग्रे पेड लेवल 7 पे हैं या 6 पे हैं या किस पे हैं और सेम डेजिग्नेशन पे पोस्टेड हैं, तो वहां पे भेदभाव नहीं होगा कि मान लीजिए जस्ट बिकॉज आप विमेन हैं तो आपकी इस पे स्केल को 50% कर दिया जाए, 40% कर दिया जाए, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। महिला है तो आप पुरुष के बराबर नहीं आपको वेतन मिलना चाहिए, ये जो है वो नहीं इस पर अप्लाई होगा। बिल्कुल, आपको रेम्यूनरेशन एक्ट के अंदर आप हकदार हैं एक बराबर वेतन। बिल्कुल। श्रेष्ठ जी, जहां हमने बात करी है कानूनी प्रावधानों के बारे में,
तो क्या आपको लगता है कि रेम्यूनरेशन एक्ट और जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अनुच्छेदों की अलग आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं जो समानता को मेंटेन करने के बारे में कहते हैं, ये सब महिला के सशक्तिकरण में योगदान करते हैं? बिल्कुल, मतलब अगर मैं कहूँ एक सिंपल वे में, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ पैशनेट वर्क, कि सम women आर गोइंग फॉर द बिकॉज दे आर पैशनेट टू डू वर्क, यस, हमारे देश में अधिकतर जो लोग हैं वो एक बेसिक वेतन टू अर्न द लाइवलीहुड के लिए जाते हैं. देयर इज नो डाउट दैट वन इज जस्ट गोइंग फॉर अ फ्रीबी, मतलब फ्रीलांसर इज समथिंग एल्स. तो अगर हम बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर हम इक्वल वेतन ना लें तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द जेंडर्स, और उससे जो है कहीं ना कहीं इट इज नॉट प्रमोटिंग, इट इज रादर डिमोटिंग. तो इक्वल रेम्यूनरेशन इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे हमें विमेन्स को एम्पावर्ड किया गया है कि आप आगे आए, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और देयर इज नथिंग कि आपको समाज के अंदर में आगे आने से रोका जाए, या कोई चीज जो है आपका मन ना करे आगे आने से, क्योंकि समाज में ऐसा हो रहा है. जी जी. तो ये सब प्रावधान और ये सब अधिनियम जो है जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत मददगार हैं, और सभी महिलाओं को इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. अधिनियम हो सकते हैं, बन सकते हैं, कानून बनते हैं, पर जब तक हमें जानकारी नहीं है, महिलाओं को अपने हक के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक ये प्रावधानों का इस्तेमाल एक तरफ से नामुमकिन है. तो जानकारी होना, आपको लगता है कि जानकारी होना बहुत जरूरी है महिलाओं को? मेरे हिसाब से लॉ कुछ नहीं है, लॉ एक वो है जिसमें आप सोसाइटी में सांस ले सकें. जी बिल्कुल. अगर आपको कोई चीज लग रही है जो आपके विपरीत जा रही है, जो आपको फ्रीली किसी काम करने को रोक रहा है, तो आप समझ लीजिए आपके साथ अन्याय हो रहा है जी. और न्याय के लिए आपको न्याय के मंदिर यानी कोर्ट में जाना पड़ेगा. श्रेष्ठ जी, जहां हम बात करते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, और जहां हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के बारे में 1971, और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है जो प्रिवेंशन एक्ट है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं और खास करके महिलाओं को बता सकते हैं कि वो ये एक्ट्स के जरिए, इन अधिनियमों के जरिए अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकती हैं? क्या उनके हक हैं? देखिए, अगर किसी भी हम कंपनी में आज जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने जाते हैं, तो मैटरनिटी लीव का जो कॉन्सेप्ट है आपको वो दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें आपकी कोई सैलरी डिडक्ट नहीं करी जाती है और आपको छुट्टियां दी जाती हैं जी. क्योंकि इट इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट, आप उस दौरान नहीं जा सकते हैं. और ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट जो है आपको मैटरनिटी, जैसा कि अभी आपने हिंदी में बताया उसको, जी, मातृत्व लाभ अधिनियम. जी बिल्कुल जी. तो ये स्पेसिफिक लॉ क्रिएट करा गया है to empower the women, safety, health concerns, और उनके साथ में during this period, क्योंकि देखिए employer will not like to give free leaves तो इसीलिए जो है देश के अंदर में women's को empower करते हुए ये चीज उठाई गई है, और ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपका देखिए कोई वेतन नहीं कटेगा जी, और आपको वेतन दिया जाएगा, आप अपनी लाइफ भी जिए और काम भी करिए अपने मन अनुसार जी. तो ये जो सब अधिनियम है, ये महिलाओं के कल्याण के लिए सुनिश्चित किए गए हैं. जैसे कि अगर कोई महिला फैमिली वे में है, और तो वो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, इसके तहत रिलीफ क्लेम कर सकती है. और अगर कार्यस्थल पर उसके साथ में कोई यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो वो प्रिवेंशन एक्ट के तहत आगे बढ़ सकती है. इसमें पहली चीज तो जैसे आपने मुझे बताया अभी, एक्ट के अंदर में, मैटरनिटी एक्ट के अंदर में आपको इस तरीके से वो गाइडलाइंस फ्रेम करी गई हैं कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप मिलेगा. आपका हक है, आपका हक है, और आपको HR डिपार्टमेंट अपने आप देगा, और नहीं देगा तो उसके लिए
दूसरी पॉलिसीज, ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स और कोर्ट के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। आप कभी भी उनको नॉक करिए और उसमें चैलेंज करिए और कभी मत डरिए कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बात है महिलाओं के हक की। ये लेबर लॉज और हमारे जितने लॉज हैं, आजकल सारी कंपनीज शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स के अंदर में रजिस्टर्ड होती हैं, लेबर लॉज से गवर्नड होती हैं। ये सब लॉज जो हैं एक एम्प्लॉय बेनिफिशियल लॉज हैं। चाहे इसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों ही वर्गों के लिए बेनिफिशियल हैं। वुमेन के स्पेशलाइजेशन जहां पे स्पेशल रिक्वायरमेंट और अटेंशन है, उनके लिए दूसरी तरीके से मैटरनिटी रिलीफ आ गया, सेक्सुअल हरासमेंट आ गया, जहां पे भी उन्हें लगे कि हम उसको कहते हैं ना कि कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, जी। तो वहां पे हर जगह उनके सेफ्टी के लिए लॉ है और वो अपना काम करें। और कहीं पे भी अगर भेदभाव होता है तो दे आर फ्री टू अप्रोच टू लॉ फॉर देयर राइट। फाइटिंग फॉर देयर राइट इज देयर राइट, फाइटिंग फॉर देयर जस्टिस के तहत आगे बढ़ सकती हैं। और श्रेयस जी, महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं, इतनी समझ उन्हें नहीं है, सब महिलाएं जानकारी नहीं रखती हैं, तो शायद एक घबराहट जो है, एक नौकरी छूटने का डर जो है, वो उनके मन में हमेशा बना रहता है। अपने अधिकारों को कम समझ पाती हैं शायद इसी के लिए जो है फ्री लीगल एड सर्विसेज मुहैया कराई गई हैं। हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 39A के अंदर इसका ये वहां से आते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको एक एडवाइस लेनी है और आपके पास में एक लीगल फ्रैटर्निटी का बैकग्राउंड नहीं है, या आपके पास में ऐसे दोस्त या जो लोग नहीं हैं जो आपको लीगल ओपिनियन दे पाए समाज में, तो एक सही लीगल ओपिनियन लेने के लिए आपको जाना चाहिए वहां पे, और उसके लिए आपको वहां कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। जी, फ्री लीगल एड जो है बिल्कुल वो भी उपलब्ध है, वो वुमेन के लिए है। वो आपको कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आप कैसे उसको फाइट करें, तो वो आपको बताएंगे, सही राह दिखाएंगे अगर आपको कोई राह नहीं मिलती है तो। और राह ढूंढना, सही राह ढूंढना बहुत जरूरी है। जो गलत हमारे साथ में हो रहा है उसे सहन करना, ये उससे भी बड़ा गलत है। जी श्रेयस जी, सबसे बड़ा कारक जो महिलाओं को जिसका सामना करना पड़ता है वो है यौन उत्पीड़न। तो अगर कोई महिला ऐसी है जो यौन उत्पीड़न की शिकार है, तो क्या कानूनी प्रावधान है, कैसे उसे अपने आप को उस परिस्थिति से बचाना चाहिए? देखिए, उत्पीड़न तो एक समस्या है ही। मैं कहता हूं उत्पीड़न किसी भी टाइप का हो, चाहे वो सेक्सुअल में हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो। जी, डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि आपने हमें, हमारे दर्शकों को पहले से बताया कि कार्यस्थल पर अगर उनके साथ में कोई उत्पीड़न होता है तो वो क्या कर सकती हैं, पर अगर हमारे साथ में घर में कुछ हो रहा होता है तो हम अपने आप को कैसे हिम्मत दे सकते हैं आगे बढ़ने की? चाहे कहीं पे भी हिंसा हो जी, तो लॉ है आपके साथ में, स्पेशल लॉज हैं आपके साथ में, वुमेन के स्पेशल राइट्स हैं उस लॉज में। आप कहीं पे भी जाएं, वर्क में जाएं तो आपके पास में वर्क में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आ जाता है। घर पे अगर आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाता है आपके साथ में। आप कहीं पे भी जाएं तो अगर आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी लॉ है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं कि कोई स्पेसिफिक लॉ है कि नहीं है, ये चीज लॉ में कवर होती है नहीं होती, एक सीधी सी बात है कि अन्याय तो कहीं पे भी नहीं सहन होगा। जी बिल्कुल, कोई भी अन्याय हो, एक आदमी सही के लिए कहीं भी परेशान नहीं होता, वो अन्याय के लिए परेशान होता है। तो जहां न्याय नहीं हो रहा है और अन्याय हो रहा है जी, तो आप कोर्ट जाइए। जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हर जगह शुरुआत मान लीजिए पहले नहीं हुई, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हो सकता है सही हो, आज तक इस पे किसी ने कुछ वर्क नहीं करा। कुछ चीजें पहली बार होती हैं एक कदम उठाने से। जी, कदम उठाना बहुत जरूरी है। कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो वो कदम उठाना, लॉ में केस फाइल करना, तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है रिलीफ आपको मिले, लेकिन आप एक गेम चेंजर हो सकते हैं सोसाइटी के लिए। जी बिल्कुल, विशाखा जजमेंट एक गेम चेंजर था। जी, एक हाईलाइट एनलाइटमेंट था सब कॉर्पोरेट्स के लिए, उसके बाद में सब पॉलिसी फॉर्मेशंस वगैरह। जी, तो इसने कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, सब जगह मार्केट के अंदर में आज
मोस्टली लोगों को पता है कि क्या है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। महिलाएं, शिक्षित महिलाएं हैं, उन्हें हो सकता है ये गाइडलाइंस के बारे में जानकारी हो, पर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस शो के माध्यम से हम उन्हें कहना चाहेंगे कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो उन्हें सशक्त करने के लिए मददगार हैं। अगर वो प्रेगनेंसी के पीरियड में है तो हमारे पास में मैटरनिटी रिलीफ एक्ट है। कुछ असमानता अगर कार्यस्थल पर हो रही है तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के तहत वो आगे बढ़ सकती हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिनके तहत वो आगे बढ़ सकती हैं और कानूनी मदद ले सकती हैं। आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, हमारे आज के खास मेहमान एडवोकेट हाई कोर्ट श्रेयस जैन जी के साथ। सशक्त होने के लिए ले उस विषय पर विशेष जानकारी, उस जानकारी को उपयोग में लाएं, तभी खुद को आगे बढ़ाएं। सशक्तिकरण एक एहसास ही नहीं, बल्कि यह है एक जिम्मेदारी खुद के लिए। देश होगा तभी सशक्त जब होगी उसकी महिला सशक्त। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।